यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एग्जाम हो चुका है और सभी एनालिसिस के हिसाब से इट हैज़ बिन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस। जितना भी हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है 25-30 सालों का, उनमें से सबसे ज़्यादा मुश्किल ये पेपर आया है। इस पेपर को मुश्किल बनाने वाले 3-4 फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे नए एनालिटिकल क्वेश्चंस जो हैं इसमें पूछे गए हैं। बहुत सारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, असर्शन स्किल्स, कंक्लूजन ड्राइंग स्किल्स जो हैं वो कैंडिडेट्स की टेस्ट करी गई हैं। बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस इसमें से आए हैं, मेंस के क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। बहुत सारी इन डेप्थ एनालिसिस इस बार यूपीएससी ने पूछा है। और ऑन टॉप ऑफ इट ये एग्जामिनेशन मई एंड के हफ्ते में हुआ है, जहां पे टेम्परेचर्स नॉर्थ इंडिया में स्पेशली बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, जिसके कारण ये एग्जामिनेशन ओवरऑल एक टफ एनवायरनमेंट कैंडिडेट्स के लिए बन गया था। अगर हम इसके ब्रॉड एनालिसिस की ही बात करें तो मेरे ओपिनियन में इट हैज़ बिन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस टिल डेट। इसका जो टफनेस है वो 2023 के पेपर के कंपैरेटिव ही है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो सकता है। 23 का पेपर टफ था, ये पेपर थोड़ा सा वियर्ड है उस वे में, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, बहुत सारे नए फॉर्मेट्स जो है इंट्रोड्यूस करे गए हैं। ठीक है, सो इसके बाद जो है ये लेंदी भी था पेपर। अप्रॉक्सीमेटली 26 पेजेस जो हैं इंग्लिश के इस पेपर के थे। अभी तक हमने देखा था कि पेपर जो है यूपीएससी का 21-22 शीट्स में जो है खत्म हो जाता था, बट ये 26 शीट्स लॉन्ग था। सो पेपर वाज लेंदी होने के कारण टाइम मैनेजमेंट जो है वो एस्पिरेंट्स की बहुत डिफिकल्ट लेवल पे असेस की गई है। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर जो था वो बहुत ज़्यादा हैवी था। 15 क्वेश्चंस के आसपास आपके ए मैक्स से पूछे गए हैं, जिसमें से 3 से 4 ही जो डायरेक्टली डुएबल थे, बाकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं। सो एंशिएंट मिडीवियल आर्ट एंड कल्चर हैवी था, मिडीवियल का पार्ट बहुत कम था उसमें से। एंशिएंट और आर्ट एंड कल्चर में से टफ क्वेश्चंस पूछे गए और उनमें से बहुत कम रेशो था जो डुएबल थे एक्चुअली। सो मैनी न्यू एंड अनसीन फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे असर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ करने वाले क्वेश्चंस हैं, कोई मिस्टर एक्स वाले क्वेश्चंस पूछे गए, जो कि उस अनसर्टन प्रेशर एनवायरनमेंट में कैंडिडेट्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पुट कर देते हैं। एडेड टू ऑल ऑफ दिस वाज 40-45 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर्स। दिल्ली की गर्मी, नॉर्थ इंडिया की गर्मी, जो प्लेन्स हैं वो गर्म, यूपी बिहार जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे 40-42 डिग्रीज का टेम्परेचर जो है एवरेज रहा है। और इस टेम्परेचर, इस स्कॉर्चिंग हीट में 4 घंटे बैठना, एग्जामिनेशन देना उस स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में, ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए बन गया। बट ये एक लड़ाई है, यूपीएससी जो है एक लड़ाई है, और इस लड़ाई को हमने लड़ना है कम व्हाटएवर में। जो भी चैलेंज यूपीएससी कैंडिडेट्स को देती है उससे हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। इसी आइडिया से मैंने 5 ऐसी चीज़ें निकाली हैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरा टीचिंग स्टूडेंट्स, मेंटरिंग स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है, और जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है 7-8 साल का यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के साथ। उसके साथ मैंने एनालिसिस करके ऐसी 5 लर्निंग्स हैं जो शायद हमें अगले साल के एग्जामिनेशन में थोड़ा हेल्प कर सकें। सो अगर हम इन 5 स्किल्स के ऊपर, देखिए स्किल्स बात करना बहुत आसान है, मैं अभी बाहर बैठा हूँ, पेपर के बारे में बात करना, आई एम सिटिंग इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन थिंकिंग अबाउट द पेपर। बट एक कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये स्किल्स को अडॉप्ट कर पाना उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क रहता है। बट चैलेंज है, इसीलिए रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। ठीक है, सो उस चैलेंज को हम बेटर मैनेज कैसे कर सकते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करना चाहूँगा। अगर हम बहुत सारी स्किल्स की बात करें तो हम सबको पता है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बच्चों को रहता है, स्पेशली जिनके 3rd, 4th, 5th या 6th अटेम्प्ट्स रहते हैं, तो स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। सो सबसे पहले हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को डेवलप करने की ज़रूरत है। वी ऑट टू हैव एन एक्टिव एंड रिस्पॉन्डिंग माइंड वाइल डूइंग द एग्जामिनेशन। हमें एक ऑटो मोड पे हमारा दिमाग नहीं चाहिए, हमें एक थिंकिंग माइंड चाहिए जो उस स्ट्रेस की एनवायरनमेंट में भी हमारा जो है साथ ना छोड़े, हमें सोचने पे मजबूर करे। अगर हम सोचें उस एग्जामिनेशन हॉल में
तो हमें साफ साफ दिखेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस इस पेपर में बाउंसर्स थे। एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी अनटचेबल थे, जो कि बहुत बड़े बाउंसर्स थे जिनको हमें डक करना चाहिए था। अगर हम स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर पाते, अगर हम थोड़ा सा शांति से उस पेपर को देख पाते उस टाइम पे, जो कि बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, नहीं हो पाता है, मेरे को अपना एक्सपीरियंस है प्रीलिम्स देने का, एंजाइटी लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। बट अगर हम ये कर पाएं, अगर हम जो बाउंसर क्वेश्चंस हैं उनको डक कर पाएं, जैसे कि अगर हम सेट डी का पहला क्वेश्चन देखें तो कर्नाटिक म्यूजिक राग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, दिस वाज अ डायरेक्ट बाउंसर। अगर हम इसको पहले ही क्रॉस करके आगे बढ़ जाते तो मे भी हमारा जो दिमाग है, वो हमारी जो मेंटल फैकल्टीज है यहाँ पे वेस्ट नहीं होती। सिमिलरली पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, इट वाज अ स्ट्रेट बाउंसर था, इसका आंसर कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसके बाद नगाड़ा स्टाइल शिखराज जो थे, ये मुश्किल क्वेश्चन था। मिस्टर एक्स वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जो यूके में बॉर्न थे, नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन जो था। क्षेत्र पत्नी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ये मैं 5 आपको सैंपल क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। 25 से 30 ऐसे क्वेश्चंस थे जो सीधे सीधे बाउंसर्स थे, जो कि एक काम और कंपोज्ड माइंड, हम सबको शंट आउट नहीं कर सकते। सम ऑफ द क्वेश्चंस विल वेस्ट आवर टाइम, but if there are 25 bouncers and if we have a calm and composed mind, we could have ducked at least 10 of them, right? 10 में से तो बचा सकते थे अपने आप को हम, ठीक है। सो इसके बाद अगर हम देखें तो फाइंडिंग द डूएबल क्वेश्चंस, अगेन अगर हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छी है, अगर हम फर्स्ट रीडिंग में क्विकली उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाएं जो हमें नहीं करने, और उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर पाएं जो बहुत ज़्यादा आसान है, तो इस पेपर में भी आपको 15, 16, 20 तक ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डुएबल लेवल पे थे, राइट। सो उन क्वेश्चंस को ढूंढ पाना स्ट्रेस के टाइम पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बट वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड अकॉर्डिंगली। जब भी हम मॉक टेस्ट दें, जब भी हम अपनी प्रेपरेशन करें, उनमें हम अपने आप को ट्रेन करें कि कैसे अगर एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एग्ज़ाम आता है तो उसमें हमें जल्दी से जल्दी सिफ्ट थ्रू कैसे करना है एग्जामिनेशन में, और उसमें वो पॉइंट्स, वो क्वेश्चंस कैसे ढूंढने हैं जो हम इजीली कर सकते हैं। अब अगर इसी पेपर की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला जो क्वेश्चन है, इट वाज अ स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था एंड वी कुड हैव सॉल्व्ड इट इजीली। अगर हम मॉडर्न एंड एंशिएंट नेम्स ऑफ द रिवर्स की बात करें तो ये हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, आपके ओल्ड एनसीईआरटी में, किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स में, हर जगह पे ये चीज़ अवेलेबल है, विकिपीडिया पे भी अवेलेबल है। सो दिस वाज अ स्ट्रेट अवे क्वेश्चन। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसको भी अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते थे। इसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमें डरना नहीं है पेपर से। अगर हम डर जाते हैं तो बहुत बार इजी क्वेश्चंस भी जो हैं वो हम स्किप कर सकते हैं। जैसे मैं कल पेपर एनालाइज कर रहा था तो मुझे ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला, प्लेस वैल्यू सिस्टम वाला। तो प्लेस वैल्यू सिस्टम देखिए, ऑनेस्टली मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैंने 8-9 साल दिए हैं यूपीएससी प्रिपरेशन को, बट मुझे अभी भी नहीं पता कि इसको कहाँ से पढ़ना है। सो उसी माइंडसेट से अगर मैं जाता तो मुझे ये आंसर नहीं आना था, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि ये मेरे से सॉल्व नहीं होता पेपर में। बट अगर मैं एक ओपन माइंड से जाऊँ, विच इज़ अगेन आई एम सेइंग कि बहुत मुश्किल है कर पाना, बट अगर मैं ओपन माइंड से जा पाऊँ तो ये क्वेश्चन जो था ये एलिमिनेशन से बहुत ज़्यादा इजीली हो रहा था। देखते हैं कैसे। देखिए, पहले अगर हम इसकी ऑप्शंस को देखें तो इसमें अगर हम एक भी स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दें तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमसे सॉल्व हो जाता। तो अगर हम इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ें, इसमें से स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, इट इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीम। इन द 9th century, place values became general in inscriptions all over India, right? All over India. So इंडिया इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, इतनी ज़्यादा वहाँ पे कम्युनिटीज, सोसाइटीज़, डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज सिस्टम्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। सो एक भी सिस्टम कभी भी ऑल ओवर इंडिया जो है वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता। अगर हम इतना भी अपने दिमाग को शांत करके सोच पाते उस टाइम पे तो ये ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो जाता, और ये A, C एंड D ऑप्शन इसमें से एलिमिनेट होके इसका आंसर
बी आ जाता। सो दिस वॉज ईजी 2 मार्क्स, बट ईजी तो ही हो सकते थे अगर हम अपने दिमाग को शांत रख पाते तो। देखो इनिशियली बहुत सारे बच्चे डरे हैं इस पेपर को देख के कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, राइट? वो फर्स्ट लुक में ही देखने को मिल रहा था, बट अगर हम स्ट्रेस मैनेज कर पाए उस टाइम पे तो देयर वर सम ग्रीन शूट्स जिनको हम अटेम्प्ट कर सकते थे पेपर में इजीली। ठीक है जी। इसके बाद मेन जो स्किल यूपीएससी जानना चाहता है आपसे वो है क्रिटिकल थिंकिंग, कि आर यू एबल टू थिंक ऑन योर फीट और नॉट। जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है तो एक चीज़ मैंने हमेशा सीखी है अपने एक्सपीरियंस से कि क्रिटिकल थिंकिंग बीइंग एबल टू थिंक ऑन योर फीट is one skill that is expected of civil servants, and this one skill is being tested in these prelims examinations more and more often. पेपर को डिफिकल्ट करना, अनप्रिडिक्टेबल करना और ऐसा बना देना जो पैटर्न से दूर हो, उससे एक चीज आपकी बहुत टेस्ट होती है कि आप अपने फीट के ऊपर कैन यू थिंक ऑन योर फीट और नॉट। सो अनप्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट्स आपकी जिंदगी का एक पार्ट बन जाएंगे एज ए सिविल सर्वेंट, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, इसमें आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है पेपर के बीच में। तैयारी करते टाइम भी आप एप्लीकेशन ऑफ माइंड करेंगे। ठीक है, आप क्यूरियस देखते हैं, वो आपके पास आपके बीच में क्यूरियोसिटी कितनी है। आपसे कोई एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लेंगे, बट उसमें से बहुत इन डेप्थ कोई फैक्ट पूछ लेंगे जस्ट टू सी कि इफ यू आर क्यूरियस अबाउट दैट थिंग और नॉट, राइट, विच वी कैन कॉल इट अ चैलेंजिंग थिंग, बट दैट इज व्हाट द एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट। ठीक है, सो सबसे पहली क्रिटिकल थिंकिंग की जो स्किल है उसमें ट्राई टू हैव अ क्विक जजमेंट ऑफ द पेपर। आपके हाथ में जब कोई भी पेपर आता है, आप उसका एक ओवरव्यू लो फटाफट और देखने की कोशिश करो कि ये इसकी डिफिकल्टी लेवल पिछली बारी के डिफिकल्टी लेवल से कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अगेन ईजियर सेड देन डन। उस एनवायरनमेंट में, उस एंक्शियस माहौल में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर स्ट्रेस होता है, किसी का 5th 6th अटेम्प्ट है, ये कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट अगेन अगर हम कोशिश करें, अगर हम माइंडफुल रहें कि हम क्या पता ये हमें देखना चाहिए, राइट, अगर हमें ये देखना चाहिए तो हम लेट्स से हमारा गेस 100% सही ना भी हो, बट ह्यूमन माइंड इज दैट मच स्मार्ट कि अगर हम माइंडफुली इसको करेंगे तो हम ठीक ठाक गेस इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पेपर को देखते, 2026 वाले पेपर को देखते, तो ऑन द फेस ऑफ इट द पेपर वॉज डिफिकल्ट, राइट। अगर हम इसको 2025 का आपने घर पे सॉल्व किया होता क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता होता कि उससे तो ज़्यादा मुश्किल है, तो डेफिनेटली उससे तो कट ऑफ नीचे जाने वाली है। अगर कट ऑफ नीचे जाएगी तो 85-87 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। सो आइडियली आपको आपकी अटेम्प्ट जो है उस हिसाब से एडजस्ट कर लेनी चाहिए, राइट। ये इससे ये प्रूव होता है कि यू शुड हैव अ फ्लेक्सिबल गेम प्लान। आपका जो गेम प्लान है वो रिजिड नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन में जाके पेपर को देख के आई विल टेक 1 or 2 minutes, एनालाइज द पेपर एंड मेक अ डिसीजन कि हाउ मेनी क्वेश्चंस एम आई गोइंग टू अटेम्प्ट इन दिस। अगर हम रिजिड प्लान बना के जाते हैं कि यार मेरे को तो 90 करने हैं, जो मर्जी हो जाए, उसमें हम फॉल्टर कर सकते हैं ऐसे पेपर में जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी की स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट, और फ्लेक्सिबिलिटी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी से आती है। सो आई थिंक कि क्रिटिकल थिंकिंग आपको बहुत ज़रूरी है डेवलप कर पाना। ठीक है, फिर अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो इंटरलिंकेजेस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं पेपर में। अब हम किसी भी सिचुएशन को, किसी भी सर्कमस्टांस को इन साइलोज नहीं पढ़ सकते। हम हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ सकते, हम ज्योग्राफी को ज्योग्राफी की तरह नहीं पढ़ सकते। हमें ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स को भी देखना है, हमें हिस्ट्री में ज्योग्राफी को भी देखना है, हमें इकोनॉमिक्स में हिस्ट्री को भी देखना है। सो इंटरलिंकेजेस करना, किसी भी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट लेना पढ़ाई में, वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, राइट। सो इसमें क्या है कि आप इंस्टीट्यूट के 1 लाइनर नोट्स पढ़ के, चैट जीपीटी पे टाइप करके किसी भी चीज़ को आप उससे तैयारी नहीं कर सकते हो,
आपकी अपनी इंटेलिजेंस चेक होगी इस पेपर में, ठीक है। सो इंटेलिजेंस कैसे चेक होगी, जैसे आपने ये प्लेस्टोसीन पीरियड वाला क्वेश्चन देखा होगा, इसमें आपको वैदिक पीरियड का क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन इज अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ दैट पीरियड, ठीक है जी। क्वेश्चन इज अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ दैट पीरियड। सो इंटरलिंकेजेस, देन हिल्टन यंग कमीशन, again every one of us knew कि Hilton Young Commission recommended the setting up of RBI as well, but did we read कि इसके इकोनॉमिक रीजंस क्या थे इस कमीशन के सेटअप होने के, या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, क्या इनकी डिमांड्स थी, कुछ भी हमने अगर कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ा हो जिसमें कॉन्टेक्स्ट दिया हो कि हिल्टन यंग कमीशन किस कॉन्टेक्स्ट में बैठी थी, किस कॉन्टेक्स्ट में उसने काम करा है, तो इट वुड हैव बीन हेल्पफुल फॉर अस, ठीक है। फिर इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज में क्यूरियोसिटी डेवलप करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है हमेशा क्योंकि वो हमें एक प्लस पॉइंट दे देती है। अगर आपके मन में उत्सुकता है तो आप कोई भी टॉपिक, जैसे ब्लैक बॉक्स वाला टॉपिक अहमदाबाद प्लेन क्रैश के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ था, इफ़ यू वर क्यूरियस इनफ टू नो कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, ब्लैक बॉक्स कैसे बनता है, उसमें इतने हाई टेम्परेचर पे जब प्लेन क्रैश होता है, ब्लास्ट होता है, तो उसमें वो बच कैसे जाता है, अगर ये सिंपल क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सिमिलरली स्टेल्थ प्लेन्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज, ये हर टाइम न्यूज़ में रहता है। F-35 के कारण, JF-21 के कारण, F-22 के कारण, इंडिया के अमका के कारण। अगर हम स्टेल्थ को अच्छी तरह से एनालाइज करते उस टाइम पे, अगर हमारा दिमाग कहता कि यार ठीक है स्टेल्थ है, बट होता क्या है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, कैसे इंश्योर करते हैं वो प्लेन्स कि वो स्टेल्थ रहे, राइट। क्या वो अपना रडार क्रॉस सेक्शन छोटा करते हैं, क्या उनमें ऐसी ही कोई टेक्नोलॉजी होती है जो रडार के सिग्नल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है या उसको स्कैटर कर देती है, या क्या करती है, ठीक है। अगर हमारा दिमाग क्यूरियस हो तो ये भी क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है अगर हमने इसकी तैयारी की होती, क्योंकि ये न्यूज़ में है, ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डूएबल क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन, दिस इज ए कंप्लीट बाउंसर। इस बार क्वेश्चंस में आप अगर लेंथ देख लोगे तो लेंथ देख के ही बंदा डर जाता है कि इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। बट टेस्ट क्या हो रहा है इसमें हमारा, अगली बारी के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन होना चाहिए, राइट। ये प्रीलिम्स में भी टेस्ट होना शुरू हो गया, हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट दिया होगा, कॉन्टेक्स्ट में रह के कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए, या भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से इसको डिसाइड करिए, या एक्सेट्रा कोई भी लॉ हो सकता है। तो कंटेक्स्ट जो था वो दिया जाता है इसमें, और उस कॉन्टेक्स्ट में रह के उन रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोसीजर्स में रह के आपको इनके आंसर्स देने हैं। अगेन अनएक्सपेक्टेड हैं टोटली क्वेश्चंस, ये डिफ़िकल्ट भी हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें जो हमारा गेम प्लान है वो चेंज हुआ इन क्वेश्चंस के कारण, राइट। सो इसलिए अनसर्टेनिटी इसने क्रिएट करी हमारे दिमाग में एग्जामिनेशन में, और उसके कारण दे वर वन ऑफ द टफर क्वेश्चंस। बट अगर हम इसको ठंडे दिमाग से सोच के पढ़ेंगे तो ये डूएबल हैं, राइट। चलो इसके बाद डीप वर्क, डीप वर्क एक बहुत बढ़िया वैल्यू है। ये ऐसा नहीं है कि इसी पेपर से हमें सीखने को मिलती है, पिछले प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में भी हमें ये क्लियरली देखने को मिला है कि अगर हम सुपरफिशियली रीड करते हैं, अगर हम कोई करंट अफेयर्स की किसी नोट्स या किसी बुकलेट से पढ़ रहे हैं, राइट, हम न्यूज़पेपर्स को रिलीजियसली फॉलो नहीं करते, हम हमारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट को पढ़ते नहीं हैं, हमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशंस नहीं पता है, तो प्रीलिम्स क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मोंटेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, ऑल ऑफ अस हैव स्टडीड दीज रिफॉर्म्स। हमें पता है कि कैसे इन्होंने प्रोविजंस दिए कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए, उस टाइम पे जो लॉज थे उनको कैसे रिफॉर्म किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स पे क्या काम किया गया, राइट। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जो कमीशंस थी उनको कैसे सेटअप किया गया इसके बाद। बट हमने ये नहीं देखा कि इनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या था हमारी उस टाइम की सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। सो वो चीज जो है अप्लाइड पार्ट ऑफ दीज रिफॉर्म्स हैज बीन आस्क्ड, ठीक है।
ये कॉन्टेक्स्ट आपको कहाँ से मिलता? अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट पढ़ते तो, राइट? स्टैंडर्ड टेक्स्ट में आपको इसका कॉन्टेक्स्ट मिल जाता। फिर सिमिलरली फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का हमें पता है, बट कौन से फैक्टर्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉरवर्ड ब्लॉक? अगर हम इसकी कॉन्टेक्स्ट पढ़ते, ठीक है, अगर हम डीपली स्टडी करते कि फॉरवर्ड ब्लॉक उस टाइम पे बना था, सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, उसके क्या फैक्टर्स थे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की ज़रूरत पड़ी, उसके क्या इम्पैक्ट्स थे हमारी सोसाइटी, हमारे पॉलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका, इंटरनेशनली हमें क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ फॉरवर्ड ब्लॉक का। सो अगर हम उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करते तो दिस क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि हो ही जाता सॉल्व, बट वी वुड हैव कम क्लोजर टू सॉल्विंग दिस, राइट? सो एक all around holistic understanding is what UPSC has started demanding from its candidates again and again, ठीक है? इसके बाद मेंसिफिकेशन ऑफ प्रीलिम्स भी हुआ है इस बार। मेंस में आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में आपको एथिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में आपको अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ दोज फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? ये पहले हुआ करता था, अब प्रीलिम्स में भी पूछे जा रहे हैं, राइट? सो अब हम प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी है उसको साइलोज में नहीं कर सकते। हम प्रीलिम्स देने से पहले ये नहीं कह सकते कि मेंस की तैयारी मैं प्री करने के बाद कर लूँगा, वो इनफ नहीं है। इट इज़ नॉट इनफ एनी मोर। यू हैव टू बी मेंस रेडी बिफोर गिविंग योर प्रीलिम्स, ठीक है? सो इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे अप्लाइड क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। विज हिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट वाला क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स वाला क्वेश्चन है, ये एथिक्स का क्वेश्चन आ गया आपको, ठीक है? एलएलएम्स पे क्वेश्चन है, एलएलएम्स के ऊपर भी क्वेश्चन जो है अप्लाइड एस्पेक्ट्स के ऊपर पूछा गया है, ठीक है? सो व्हाट डू वी सी इज मेंसिफिकेशन ऑफ प्रीलिम्स, क्योंकि ये यूपीएससी चाहता है कि आप एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ो और उसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है? इसके बाद एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स में हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारा जीएस का पेपर है उसमें सी सर्टिफिकेशन की जा रही है। बहुत सारे सी सेट के कॉन्सेप्ट्स जैसे असर्शनिंग, इन्फरेंस ड्राइंग, कॉम्प्रीहेंशन, कंक्लूजन ड्राइंग, ये सब क्वेश्चंस जो हैं ये जनरल स्टडीज़ में पूछे जाने शुरू हो गए हैं। सो वो वाली जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वी नीड टू डेवलप देम इवन मोर नाउ, ठीक है? इनकी जो अर्जेंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। पहले तो सिर्फ सीसैट में ही आरसी पूछी जा रही थी, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी आरसी लेवल के बड़े बड़े क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है? अगर हम इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस देखें तो ये हड़प्पन टाउन्स वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स। सो इसमें इन स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमने देखना है कि विच इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉ, राइट? सिमिलरली अगर हम ये ऋग्वेदिक पीरियड वाला क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट्स, कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सपोर्ट और सपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट्स, की ये वाली इंफॉर्मेशन कौन कौन सी ऊपर वाली स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कर रही है, ठीक है? सो ये सारे के सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं। ये आपकी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट नहीं करते, आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट करते हैं कि आप उस स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में इनको एनालाइज करके एक अच्छा कैलकुलेटेड आंसर दे सकते हो कि नहीं। अगेन ये स्किल जो है हमारे में डेवलप्ड ऑलरेडी नहीं है, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चंस कभी देखे ही नहीं और नहीं देखे, नए क्वेश्चंस थे, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए एग्जामिनेशन के टाइम पे। बट फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस हमें ये स्किल अपने आप में इनकलकेट करने की ज़रूरत है, नॉट ओनली बिकॉज कि ये जनरल स्टडीज़ में आ रहे हैं बट ऑल्सो बिकॉज सीसैट में भी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है? एनालिटिकल स्किल्स में आपको असर्शन और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द बेसिस ऑफ अबव असर्शन, ये जो प्लेस्टोसीन पीरियड वाला क्वेश्चन था। फिर इसके बाद कंक्लूजन ड्राइंग भी आया है, बेस्ड ऑन द अबव सिलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन फ्रॉम द अबव ऑप्शंस। ये आपका आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है।
अगर ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता तो आर्टिकल 13 वैसे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा अंडरस्टैंडिंग में, बट इसको इस तरह से क्वेश्चन को बना के इन्होंने और ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर दिया, राइट? सो दैट इज व्हाट मेड इट मोर चैलेंजिंग एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर सच क्वेश्चंस इन द फ्यूचर कि असर्शन या कंक्लूजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अगेन सी सर्टिफिकेशन का ही पार्ट है ये। सी सैट में ही ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे जो अब आपको मेन प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज में भी पूछे जाने लग गए हैं। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये इसी बार हमें डॉन नहीं हुआ है कि टाइम मैनेजमेंट यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इस बार हुआ क्या कि पेपर पहले से भी बहुत ज़्यादा लंबा था। 21-22 शीट्स की जगह इट केम टू बी अराउंड 26 पेजेस। इट इज़ वन ऑफ द लेंथीएस्ट यूपीएससी पेपर्स इन द नोन हिस्ट्री। मैंने 6 बार यूपीएससी प्रीलिम्स दिया है, मेरे एक्सपीरियंस में इतना लंबा पेपर कभी नहीं आया। उसके बाद मैं 4-5 साल से पेपर देखता हूँ रेगुलरली, उस मेरी हिस्ट्री में कभी भी मैंने ये इतना लंबा पेपर नहीं देखा है। सो टाइम मैनेजमेंट अगेन वाज गोइंग टू बिकम अ बिग कंसर्न। जो हमारा 3 रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, 3 रीडिंग्स ऑफ द पेपर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसने चैलेंज कर दिया, शैटर करने की कोशिश करी है इसने। बट टाइम मैनेजमेंट असली वही थी कि अगर हम इस स्ट्रैटेजी के ऊपर अपने स्टिक कर पाते तो। टाइम मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस आए जो बहुत ज़्यादा लंबे थे। एक पेज पे 2 क्वेश्चन है, इसको पढ़ने में ही 2 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं, राइट? तो कैसे सॉल्व होगा ये? इसको भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कॉन्टेक्स्ट समझने में और टाइम लग रहा है, फिर इसको सॉल्व करना है, अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जो यूपीएससी का पेपर यूजुअली टाइम को टेस्ट नहीं करता था इतने ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर, इस बार टाइम मैनेजमेंट भी टेस्ट करी जा रही है, ठीक है? स्पेशली बिकॉज ऑफ दीज लॉन्ग लेंथ क्वेश्चंस, ठीक है? ऊपर से क्वेश्चंस जो थे बहुत सारे बाउंसर्स थे, तो उनको डक करना, उनसे बचना और उनमें से इजी क्वेश्चंस ढूंढना भी अपने आप में टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट आ जाता है। अगर हमें लेंथी क्वेश्चंस देखो तो ये देखो, पूरे के पूरे पेज के ऊपर, आधे पेज के ऊपर सागरमाला प्रोग्राम वाला क्वेश्चन है। ऊपर से पहले 3 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर आपको इसके बाद रिलेशनशिप्स अमंगस्ट अबव स्टेटमेंट्स देखने हैं, एंड देन यू विल हैव टू सी कि कौन सा कोड जो है वो करेक्ट है। सो 3 वे रिलेशनशिप आपको देखना है। पहले इसका इसके साथ रिलेशन देखना है, फिर आपको इनमें से सही ऑप्शंस चूज करके मार्क आउट करने हैं। सो दैट मेक्स इट ऑल द मोर लेंथी, एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम इसमें आई है बच्चों को। सो जो हमारी स्ट्रैटेजीज हैं वो इस टाइम के हिसाब से 26 पेज लंबे पेपर के हिसाब से हमें इवॉल्व करनी पड़ेंगी। अगेन डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन जो है, डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन आया है, राइट? सो ये भी पूरा बहुत लंबा क्वेश्चन था, कॉन्टेक्स्ट नहीं था, एक फैक्टर ऑफ अननोन जो था इसमें आया, ताकि क्योंकि हमें ये क्वेश्चन हमने देखा नहीं था पहले, तो एक पर्सन जो है वो ही और शी इज टेकन अबैक, वो उसको अपने कॉन्शियंस को वापस लाने के टाइम में इसमें टाइम वेस्ट करता है। फिर ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो बहुत ज़्यादा लंबा है अपने आप में, वो फिर से टाइम कंज्यूम करता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूपीएससी इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट एज वेल, राइट? सो जब हम मॉक प्रैक्टिस करेंगे, जब हम प्रीलिम्स की अगली बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये फैक्टर हमें अपने दिमाग में रखना है कि ये जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे, हमारा पेपर रहेगा, इट कैन बी लेंथी एज वेल, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज ऑल फ्रॉम मी। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई हैव ट्राइड कि we can make sense out of what this examination was, what our learnings can be from this examination, so that कि जो subsequent हमारी attempts रहेंगी वो एक better informed और एक better way में हम कर पाएँ, ताकि हम better score इस UPSC की examination में ले सकें। So thank you very much.